Good morning, M17. Today I am going to talk about drugs used in dermatological conditions. Last week I told you that we are almost done with our syllabus, and I requested you people that if you have any specific topic in mind that you want us to revise, kindly let us know. I don't know if anybody has talked to Dr. Najma because nobody has talked to me yet. बच्चे आप बताओगे तो हम उसके हिसाब से उसको चेक आउट करके प्लान आउट करेंगे. Because having no lectures is not an option. तो ऑल वी कैन डू इज कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं हम उस पर फोकस करें. अगर आप नहीं इसमें इतना इनपुट दोगे तो फिर हम अपनी मर्जी से अपने सीक्वेंस के हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करवा देंगे. तो इट्स बेटर टू बी ऑफ हेल्प टू यू पीपल. तो जो चीज़ें आपको लगता है जो यूनिट्स आपके इग्नोर हुए हैं, मतलब इट्स जस्ट अ हिंट और जस्ट माई आइडिया कि जो यूनिट्स आपके अर्ली सेशन के दौरान हुए थे, आई एम श्योर वैसे तो खैर वैसे 50% पॉपुलेशन नहीं सुन रही होती, बट द रिमेनिंग 50% वाज आल्सो नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग दोज लेक्चर्स. तो आप आपस में डिस्कस करके. उसवा, आर यू देयर? नो रिप्लाई एज येट. ओके, सो इफ एनीबडी इज इन कनेक्शन विद उसवा और अब्दुल्ला, आप प्लीज इसको आपस में कोऑर्डिनेट करके लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, ताकि कल से फिर उसको शेड्यूल करें और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दोस रिवीजन लेक्चर्स. ओके people, whoever is listening to me, let them know and ask them to let me know as soon as possible. If possible तो आज ही बता दो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट 2 वीक्स का शेड्यूल बना के कल तक एडमिन को देना है. इन द मीनवाइल आज हम एक बहुत मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे. जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे होते हैं मुझे इस वक्त, और जो आप में से जो स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आई अज्यूम दैट यू हैव अ बेटर एम दैन जस्ट passing your exams, right? You want to be good doctors rather than just being able to clear your pharmacology annual exam. Since now the topics we are going to talk about are not very significantly important in your exams. Exams में इनमें से सिर्फ 1 या 2 MCQs ही आया करते हैं, but I believe that being a doctor हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसकी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जब आप घर पर, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत क्लोजली इन कॉन्टैक्ट होते हैं. डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, डर्मेटोलॉजी इज अ इशू ऑफ कंसर्न ऑफ एवरी अदर पर्सन. आप किसी भी सिटिंग में बैठे हों तो गायनोकोलॉजी के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है आपसे पूछने के लिए, मैं फीमेल्स की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ सिंस फीमेल्स आर लिसनिंग मोर अटेंटिवली टू दीज लेक्चर्स, कि आपसे गायनी के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो डर्मेटोलॉजी के रेफरेंस से होता है. एंड देन अगेन अगर आपसे कोई और नहीं भी पूछ रहा, अब तो वो हालात आ गए हैं कि अगर आपने खुद कोई मेडिसिन लेनी है तो यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट हैपेंड टू हिम, समथिंग रिलेटेड टू कोरोना. ओहो, सो सैड टू हियर दैट. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. Can't help it, these are very bad times, and obviously all we can do is just pray for the departed soul and wish and pray that Allah keeps all of us safe. If she's not there, then who else is going to take this responsibility for today? Ask Abdullah to communicate with me, ठीक है, via WhatsApp or any other group जहाँ पे भी वो है. I am sure he can find my contact number over there. Okay. Thank you. अनफॉर्चुनेटली यही वो बात है बेटा जो हम आपसे भी कर रहे हैं और जब अपने सोशल सर्कल में आसपास भी कर रहे हैं, कि जो बंदा सफ़र कर रहा है किसी भी डिजीज से, हम आई डोंट नो जो भी उसके उसका के अंकल के क्या रीज़न थी या वट एवर द कॉज वॉज, बट द पीपल हु लीव वो तो चले जाते हैं, जो पीछे रिमेनिंग पॉपुलेशन रह जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ग्रीफ, उसकी इश्यूज वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं. साइकोलॉजिकली भी कह सकते हो और सोशली भी कह सकते हो. तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, नॉट फॉर योर सेल्फ बट देम ऑल्सो. अपना ख्याल इसलिए नहीं रखना कि हम बीमार ना हो, अपना ख्याल इसलिए रखना है कि हमसे कोई और बीमार ना हो. हाँ जी, एक्ने के क्योर वाला क्वेश्चन, we'll try to talk about acne since that is the most important concern of your young population these days. Coming back to the topic at hand, skin. दुनिया के कामों ने चलना है, हमें उसके साथ as long as we are there, we have to move forward. The skin.
The skin is the largest organ of the body, around 4 kg उसका weight है and 2 meter square उसका extent है. ये roughly हम 60 kg human being के accordingly calculate करते हैं. Obviously this extent may vary from person to person. Generally speaking, the skin is composed of 3 basic layers: epidermis, dermis and then subcutaneous tissue. और फिर आपने जब तक जितने भी सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कीमोथेरेपी को अपने माइंड में लाओ, तो जितनी भी आपकी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं या वायरल डिजीजेज हैं या फंगल डिजीजेज हैं, उसमें हमने साथ साथ टॉपिकल एप्लीकेशंस की भी बात की है. यानी हम डर्मेटोलॉजिकल रेफरेंस से भी हर एंटीबायोटिक को या हर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट को डिस्कस करते रहे हैं. तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू इज कि हम उसको सम अप करके एक टॉपिक के अंदर, एक हेडिंग के अंदर ले आएंगे. Both topical and systemic medications can be used depending on the nature and extent of disease. If you people remember, तो जब मैंने आपको antifungal agents पढ़ाए थे, तो we talked about the fact क्योंकि fungal infections usually dermatologically present करती हैं. Yes, there are some systemic fungal infections, जिसके लिए हमने classify किया था उनको systemic drugs for systemic infections, then systemic drugs for topical infections, and then there were the third group that is टॉपिकल ड्रग्स फॉर टॉपिकल इन्फेक्शंस. तो सिस्टेमिक ड्रग्स वाले पोर्शन को तो इस वक्त अपने ध्यान से हटा दो. अब अगर हम बात करें कि डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं या कोई स्किन कंडीशन है, तो उसको हमें कैसे अप्रोच करना है. तो पहली अप्रोच तो ये है कि टॉपिकल कंडीशन है तो टॉपिकल मैनेजमेंट है. एंड द सेकंड एक अप्रोच इज कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वो स्किन डिजीज जो है वो ज्यादा डीप है, ज्यादा एक्सटेंसिव है, तो यू realize that only a topical medication is not going to be enough for that. उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम टॉपिकल एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं सिस्टेमिक ड्रग फॉर टॉपिकल डिजीज से. ठीक है, अज्यूम किया जाता है, उसको एनालाइज करता है डॉक्टर और फिर देखता है कि इसके लिए और आपको सिर्फ टॉपिकल सफिशिएंट है या साथ में सिस्टेमिक ड्रग भी लेनी है. आप में से बहुत से लोगों ने एक्ने की ट्रीटमेंट ली होगी. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एंटीबायोटिक्स, हमने वहाँ पे थोड़ा सा इस बात को भी डिस्कस किया था. एंड यू मस्ट नो, बेटा ये आपकी कैडजिन रिव्यू में तो है ही नहीं. अगर आप बिग कैडजिन में देखो तो जहाँ पे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के टॉपिक्स आ रहे हैं, उससे एक चैप्टर आई गेस पहले है डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस का. ठीक है, अदर देन दैट होता ये है कि जब, क्योंकि आपके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में इसमें से एमसीक्यू आते हैं, उन्होंने उसमें इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू चैप्टर नहीं फॉलो कर रही हूँ. what I am going to do is I actually don't follow Lippincott, so I don't remember their chapter numbers, right? What I am going to do is कि जो मेरे ख्याल से क्लिनिकली रेलेवेंट नॉलेज है डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड आपके लेवल पे, मैं सिर्फ वो ही इस जगह पे डिस्कस करूंगी. बाकी आप बुक से उसको कोरिलेट कर सकते हो लेटर. ओके, तो अब बात ये हो रही है कि अगर हम एक्ने की जनरली बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो जस्ट उसकी टॉपिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, और बहुत से लोग जब डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने साथ उनको सिस्टेमिकली यानी ओरल टैबलेट्स भी खाने के लिए दी होंगी. तो डिपेंड करता है कि आपके डिजीज का एक्सटेंट क्या है, आपके डिजीज की डेप्थ क्या है, या आपके डिजीज की टाइप क्या है. उसकी बेसिस पे ये बात डिसाइड होती है कि आपने इसको टॉपिकली डील करना है या आपने इसको सिस्टेमिकली डील करना है. I've just talked about कि स्किन में बेसिक लेयर्स कौन सी हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू. सबक्यूटेनियस टिश्यू को साइड पे करें तो एपिडर्मिस और डर्मिस. एपिडर्मिस itself is composed of further layers. जब आप आगे फाइनल ईयर में जाके डर्मेटोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इन सब लेयर्स के नाम भी, इनफैक्ट हिस्टोलॉजी में भी शायद आप पढ़ के आए होंगे सारे स्ट्रेटास के नाम जो स्किन की एपिडर्मिस में होते हैं. The outermost layer of the epidermis is your stratum corneum, which consists of a lipophilic keratinous layer of skin. Keratinocyte से बनी हुई है. And then the dermis is located between the epidermis and your subcutaneous tissues, and it is composed of connective tissue. Also, it contains all the specialized structures जो भी आपके sweat glands हैं, आपके sebaceous glands हैं, आपके hair follicles हैं, आपके blood vessels हैं. All these structures are present in your epidermis. We usually say, sorry, in your dermis. We usually say that your epidermis is sort of dead. उसमें कोई उसकी खास तौर पर जो उसकी सुपरफिशियल लेयर है, जो आपकी केराटिनस लेयर है, स्ट्रेटस कॉर्नियम है, तो वो बिल्कुल केराटिनोसाइट्स डेड सेल से बनी हुई होती है, और बाकी उसके नीचे जो है आपकी नर्व सप्लाई आना शुरू होती है. तो डर्मिस इज बेसिकली द फंक्शनल लेयर ऑफ योर स्किन एंड द डेंजरस वन एंड द इम्पोर्टेंट वन. What are the important functions of skin? Can anybody just tell me some basic functions जो हम different topics में discuss कर चुके हैं? क्या क्या functions है skin के? Physical barrier, excellent. First line of defense, जब आपको immunity पढ़ाई जाती है तो आपको कहते हैं that your, I am sure ये आपको पैथो में question MCQ भी आएगा कि आपका पहली line of defense जो है, पहला body का protective organ वो आपकी skin ही है. इसके अलावा
Fine. What temperature regulation? Very good. Hemostatic. Do you know what is hemostatic? I think you meant to say homeostatic, didn't you? Hemo and homo are, they are different. Okay, right. Vitamin D synthesis. Very good. Fine. और कोई चीज जो अभी तक किसी ने ना लिखी हो? इम्यूनिटी हो गया, लाइन ऑफ डिफेंस हो गया. तो अगर हम फंक्शंस ऑफ स्किन की बात करें तो यही जो आपने भी सारे एन्यूमरेट किए हैं. इट हैज मेनी एसेंशियल फंक्शंस. It serves as a protective barrier. It helps to regulate body temperature. It offers defense against infections and toxic chemicals. It serves as a source of vitamin D, and it provides a sensation of touch, temperature as well as pain. ठीक है. और अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो ये है हमारी स्किन का ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे, राइट. ये है आपकी एपिडर्मिस, दिस ओवर हियर, जिसके अंदर फर्दर आगे डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट लेयर्स हैं. मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा रही. देन इज योर डर्मिस ओवर हियर. ये एपिडर्मिस को क्रॉस सेक्शन को हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है. और डर्मिस के अंदर आप देख सकते हो कि आपके सारे स्वेट ग्लैंड्स, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, आपका हेयर फॉलिकल, हेयर शीट, हेयर मैट्रिक्स, हर चीज जो है वो आपकी डर्मिस में प्रेजेंट है. और वो डर्मिस से एक्सटेंड करती हुई फिर आपके एपिडर्मिस को पियर्स करती हुई बाहर आती है. ठीक है. ये जनरल आइडिया आपने अपने माइंड में रखना है. जब आपको ये स्ट्रक्चर होगा तो आपको आइडिया होगा कि जब आपको ड्रग दे रहे हो टॉपिकली यूज करने के लिए तो वो कौन कौन से बैरियर्स को क्रॉस करके आगे जाएगी. आर यू फेमिलियर विद दिस स्ट्रक्चर? हिस्टोलॉजी में बनाया है कभी? आई डोंट नो आजकल क्या हो रहा है, बट जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम हिस्टोलॉजी में इसकी काफ़ी डिटेल उस टाइम पढ़ लिया करते थे. And that was not meant just to pass your anatomy, that was meant to be carried along with your pharmacology and your up till your medicine. ठीक है. वो हमेशा तक परसिस्ट करने वाला नॉलेज है. अब बात होगी स्किन डिसऑर्डर्स की, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं. अगर हम फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्किन डिसऑर्डर्स सच एज सबसे कॉमन वाला एक्ने, dermatitis. Dermatitis, as the name indicates, inflammatory disease of your skin. Itis is inflammation. They are among the top reasons that the patients seek medical attention for. And then pharmacological approaches to correct the skin abnormalities, including infections, can be administered topically or systemically depending on the nature and extent of disorder. ये बात मैं आपको already बता चुकी हूँ कि हम उसकी नेचर और एक्सटेंट से डिसाइड करते हैं कि इसके लिए सिर्फ टॉपिकल मैनिफेस्टेशन से काफ़ी हैं या फिर हमने सिस्टेमिकली भी कोई ड्रग उस पर एडमिनिस्टर करनी है. अगर हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गो बैक टू योर जनरल फार्माकोलॉजी, जहाँ पर आपको रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाए जा रहे थे. और वहाँ पर फिर आपको सबक्यूटेनियस, टॉपिकल, इंट्राडर्मल, ये सब रूट्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए थे, जिसमें सिर्फ यही बात थी कि एक्सटेंट ऑफ डेप्थ क्या है आपने जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी है उसके लिए. यहाँ पर हम उन सब में से हम सबक्यूटेनियस की बात नहीं कर रहे, हम इंट्राडर्मल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टॉपिकल वाले की बात कर रहे हैं. व्हेन यू जस्ट अप्लाई द ड्रग over the surface of your skin and you expect the drug to pass or to be absorbed into your skin on its own. हाँ, आपका जो टॉपिकल प्रिपरेशन है उसकी फॉर्मुलेशन इस तरह की होनी चाहिए कि ड्रग जो है वो अपनी रिक्वायर्ड डेप्थ तक जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुके. और फिर अगर आप अपने फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स में जाओ तो फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स में आपको जो डेफिनेशंस करवाई जाती हैं उसमें आपकी ऑइंटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं. सल्फर ऑइंटमेंट आपने बनाई होगी. इसी तरह आप और कौन सी टॉपिकल प्रिपरेशन बनाई है आपने फार्मेसी में? आज हमने इंटरैक्ट ही करना है. जस्ट ये थोड़ी बेसिक नॉलेज आपका इम्प्रूव करना है डर्मेटोलॉजी के रेफरेंस से और इंटरैक्ट करेंगे. जी, सल्फर ऑइंटमेंट बनाई. ऑइंटमेंट के अलावा आपने क्या बनाया है? कौन सी टॉपिकल फॉर्मुलेशन बनाई है आपने? Okay. So ORS is not topical. ORS was for your enteral administration. Something with sulfur was your sulfur ointment. Yeah, right. Topical मतलब on the skin. और क्या बनाया था? हम सारे फार्मेसी के प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सके हैं बच्चों. एक्सेलेंट. सिंस प्रैक्टिकल जो है वो आप एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो आप जब डॉक्टर बन के घर जाएंगे तो घर वालों से कहिएगा कि हमें नहीं पता कि लोशन, क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क है, हमें नहीं पता कि टॉपिकल प्रिपरेशन का वेहिकल क्या होता है. ये सब चीज़ें आपको फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स में बताई जाती हैं.
जिसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। ओके, सो द टॉपिकल प्रिपरेशन, मैं बहरहाल जिसकी बात कर रही थी, मैं KMNO4 लोशन की बात कर रही थी। KMNO4 सोल्यूशन बनाया था हमने, और उसको टॉपिकली हमने इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ किया था। बेसिकली वो क्या था, वो एक सोल्यूशन, एक लोशन टाइप की फॉर्मुलेशन थी जो टॉपिकली यूज हो रही थी स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। फॉर्मुलेशन क्रीम की फॉर्म में हो सकती है, फॉर्मुलेशन ऑइंटमेंट हो सकता है, लोशन हो सकता है, स्प्रे हो सकता है, जेल हो सकता है, पेस्ट, पाउडर, और किसी भी सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग। अब कभी आपने ये सोचा है कि एक ही ड्रग जो है, क्योंकि लोशन और ये जितने भी नाम मैंने अभी लिए हैं, ये सिर्फ फॉर्मुलेशन की टाइप है, बट एक्चुअली जो उसके अंदर चीज है जो आपका काम कर रही है, दैट इज योर एक्टिव इंग्रेडिएंट। और ये सब जो फॉर्मुलेशंस हैं, बेसिकली ये व्हीकल की बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई की हुई है। व्हीकल मतलब कैरियर, वो चीज जो खुद केमिकली इनर्ट है, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ ये है कि वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट को सफिशिएंटली आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा दे। और अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि वही ड्रग, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, वो इन सारी मल्टीपल फॉर्म्स में आपको अवेलेबल है। तो डॉक्टर ये डिसाइड कर रहा होता है कि हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है। और यूजुअली फॉर लेमन हम क्या करते हैं, हम कई दफा डिफरेंशिएट भी नहीं करते, और ऑइंटमेंट मिल गई तो ऑइंटमेंट ले ली, ऑइंटमेंट नहीं मिली तो क्रीम ले ली। यूजुअली माइनर डिजीजेस में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग देयर इज अ रीजन दैट द सेम ड्रग इज बीइंग फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन, और इवन योर स्प्रे और जेल एज वेल। ठीक है, अब जरा अपनी पर्सनल नॉलेज पे आओ। आप लोगों ने आज तक कौन सी ऑइंटमेंट यूज की है? सल्फर ऑइंटमेंट का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो अब यूज नहीं होती, वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। एनीबडी, एनी ऑइंटमेंट? कम ऑन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये तो नहीं कह रहे कि मुझे बुक में से कोई नॉलेज पोर आउट करें, मैं तो वो बातें कर रही हूँ जो हर एक के दिमाग में होती हैं। ओके, आई डोंट बिलीव दैट ड्यूएक वुड बी एन ऑइंटमेंट। एक्सेलेंट। पॉलीफैक्स, पॉलीफैक्स की कभी शक्ल देखी है किस तरह की होती है? That is an ointment. I'm not sure about that acne cream, whatever you have just told me, because usually हम acne में oil based vehicle use नहीं करते, क्योंकि already oil production बेटा बहुत ज़्यादा हो रही होती है। बर्न्स जो है उसके लिए तो क्रीम होती है, फाइन। मैं इस वक्त केबियन बेटा लोशन है, दैट इज नॉट एन ऑइंटमेंट। मैं इसीलिए ऑइंटमेंट की बात कर रही थी। देखा, अब आपको फर्क पता चल रहा है कि किस तरह के डिफरेंसेस हैं बीच में। फ्यूसिडिन भी यूजुअली क्रीम फॉर्म में आती है, बट येस, एक दो प्रिपरेशन उसकी ऑइंटमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट क्वेंच। नेचुरली स्पीकिंग हमारे पास इतनी सारी फॉर्मुलेशंस हैं तो मुझे भी सबके नाम तो नहीं आ सकते, सिंस आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो जनरल डिफरेंसेस अगर हम देखें, सबसे कॉमन ऑइंटमेंट और क्रीम में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्लाइड इतनी क्लियर नहीं है, बट दैट इज ऑल आई कुड गेट, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे ये ऐड ऑन की थी, तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। ऑइंटमेंट और क्रीम की डिफरेंसेस अगर हम कहेंगे, तो ऑइंटमेंट इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब, वेयर एज योर क्रीम इज क्विकली एब्जॉर्ब बाय द स्किन। ठीक है, ऑइंटमेंट की कंसिस्टेंसी थिकर होती है, ऑयली होती है, जबकि क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है वो लाइटर होती है। अब जब आइंदा आप ऑइंटमेंट और क्रीम यूज करें तो एक दफा उसकी कंसिस्टेंसी पे फोकस जरूर करना। ग्रीजीनेस, ऑइंटमेंट जो है OI से आप याद रखो कि ये ऑयली प्रिपरेशन है, वो ज्यादा ग्रीजी होगा। क्रीम आपका लेस ग्रीजी होगा। ऑइंटमेंट यूजुअली आपकी क्लियर होती है, जबकि क्रीम जो है वो व्हाइटिश या व्हाट एवर कलर इज बीइंग गिवन टू दैट प्रिपरेशन, वो कलर्ड होगी। ऑइंटमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल ज्यादा होगी, जबकि क्रीम के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल होगी एज कंपेयर टू योर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ऑयली होगा तो आपकी स्किन पे जो है वो आपकी स्किन के ऊपर बेसिकली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी क्रीम है, क्योंकि वो वाटर बेस्ड व्हीकल होता है, उसमें ऑयल कंपोनेंट कम होता है, तो वो यूजुअली पोरस स्किन पार्टिकल्स के अंदर से वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो स्प्रेड नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ऑइंटमेंट जो है इट स्टेज लॉन्गर ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन, वेयर एज योर क्रीम गेट्स एब्जॉर्ब इजीली। हीलिंग पावर ऑइंटमेंट की स्लो होगी और क्रीम की हीलिंग पावर फास्ट होगी। नेचुरली जब जो चीज आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है, वो जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू द थिंग विच इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब। बट ऑन द अदर हैंड, अब हम ये दो प्रिपरेशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो स्किन डिजीजेज हैं, बहुत से स्किन डिजीजेज जो हैं वो ड्राइनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। बहुत दफा आप जब देखते हो कि आपको कोई वूंड भी अगर क्योर करना है, तो उस पर स्कैबिंग हुई हुई होगी, वो बहुत ड्राई वूंड होगा। तो यूजुअली ड्राई वूंड जो है उसको मैनेज करने के लिए हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं। या अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें आप चाहते हो कि आप अपने सरफेस ऑफ वुंड को ज्यादा देर तक कवर्ड रखो, तो उसमें हम ऑइंटमेंट यूज करेंगे, ताकि आपका जो सरफेस ऑफ वुंड है वो कवर्ड रहे, क्योंकि क्रीम जो है वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी।
और थोड़ी देर के बाद वो आपकी स्किन की सरफेस से खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई डीप रूटेड इन्फेक्शन जो है उसको क्योर करना है, जो बहुत आपको ये है कि एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्रीम यूज करोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि वो आपकी टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, वो आपकी स्किन के अंदर चली जाए। जैसे आप कई ऐसी क्रीम्स यूज करते हो जो मस्कुलर डिजीजेस के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल पेन आपको हो रही है, तो अब आपको पेन जो हो रही है उसके लिए अगर आप टॉपिकल एक यूज कर रहे हो चीज, जैसे आप डेक्लोरॉन यूज करते हो टॉपिकल फॉर्मुलेशन में, अब उसने आपकी स्किन को तो क्योर नहीं करना, उसने पेन कहाँ रिलीव करनी है, थोड़े डीप मसल्स में जाके। तो यूजुअली हम उसको क्रीम फॉर्मुलेशन में देंगे, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में देने का कोई फायदा नहीं है, वो स्किन के ऊपर रहेगी। और अगर कोई रॉ वुंड है जो नजर आ रहा है आपको विजिबली, तो उसको क्योर करने के लिए हम ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन जो है उसको रिलेटिवली प्रेफर करते हैं। बट इन केस अगर हमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन ना मिल रही हो, तो उसको अल्टरनेट प्रिपरेशन लेने में भी कोई हर्ज नहीं। जिस तरह बच्चों को रैशेज हो जाते हैं यूजुअली, तो उसमें हम डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि हम उसको ऑइंटमेंट से क्योर करें, क्योंकि जब ऑइंटमेंट होगी तो वो सरफेस को ज्यादा देर तक कवर्ड रखेगी, सरफेस ग्रीस्ड रहेगी, तो जो उसकी रबिंग के साथ जो वुंड में जो पेन होती है या जो इचिंग होती है वो सबसाइड हो जाएगी। इचिंग के पेशेंट्स को भी यूजुअली हम ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन देते हैं, क्योंकि इचिंग में भी अगर आपकी सरफेस ग्रीस्ड रहती है तो पेशेंट रिलीफ फील कर सकता है। हाँ, अगर आपकी इचिंग जो है वो डीप रूटेड है, अगर आपको लग रहा है कि उसका कोई सिस्टेमिक कॉज है, तो उस सिनेरियो में हम लोशन यूज करेंगे। जो अभी इस जो डायग्राम इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है वो आपको बताएगी कि लोशन क्रीम से भी ज्यादा वाटर बेस्ड है और नेचुरली उसकी एब्जॉर्प्शन क्रीम से भी ज्यादा है। तो बेसिकली उसमें हम चाहेंगे कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो स्किन के ऊपर ना रहे बल्कि वो अंदर जाए। वो इचिंग जो ड्राइनेस की वजह से होती है, जैसे डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में होती है, जैसे एक्जिमा के पेशेंट्स में होती है, जैसे सोराइसिस के पेशेंट्स में होती है, उस इचिंग को हम ऑइंटमेंट से रिलीव करते हैं। और वो इचिंग जो हमें डीप रूटेड हो रही है या जो मीजल्स की वजह से हो रही है या स्केबीज की वजह से हो रही है, उस इचिंग को क्योर करने के लिए हम लोशन फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आपने घर में यूज होने वाली दवाइयों में खुद जाके डिफरेंशिएट करना है कि हमने कौन सी फॉर्मुलेशन यूज करनी है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम ऑन योर स्क्रीन्स। द डार्क ब्लू कलर डिपिक्ट्स योर वाटर कंपोनेंट। वाटर कंपोनेंट जो है वो लोशन की अगर आप देखोगे ड्रॉप में तो वो मैक्सिमम है, और लोशन के बाद क्रीम में आप देखोगे कि वाटर कंपोनेंट जो है वो कम होता जाता है। ऑइंटमेंट में वाटर कंपोनेंट मजीद कम हो जाएगा। और फाइनली जो आपको पता है आपकी जेल फॉर्मुलेशन आती है वेजलीन, जो सिर्फ ऑयल है, जिसका काम ही क्या है कि वो आपकी जब स्किन पे ड्राइनेस होती है तो उसको मॉइस्ट रखने के लिए वेजलीन अप्लाई की जाती है, ऐसे ही है ना। तो वेजलीन में आप देखोगे कि वाटर कंपोनेंट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन है और उसमें सारा वो ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होगी। सो दिस इज हाउ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आर गिवन, and these are all those vehicles or all those formulations which are being used to carry your active ingredient to your skin. तो ये सारे फॉर्मुलेशंस आपको दिखाने का ये पर्पस था कि कल जब आप लोशन यूज करो या क्रीम यूज करो तो आपको आइडिया हो कि आप इस फॉर्मुलेशन में उसको क्यों यूज करें। एंड नाउ वन ऑफ योर वेरी फेवरेट टॉपिक्स, एक्ने। मैं इस वक्त एग्जैक्टली आपको एक्ने की ना तो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रही हूँ ना, लेकिन सिर्फ ये आइडिया दूंगी कि जो एक्ने की डिफरेंट प्रिपरेशंस आप यूज कर रहे हो वो क्यों दी जाती हैं और उनके क्या डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हैं। What is acne? Acne vulgaris, which is the common acne, is a common skin disorders which is characterized by pimples, comedons, pustules, and sometimes nodules and scars as well. आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह की एक्नी होती है। कहीं पे हमें छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बनते हैं जिसमें वाइट हेड्स होते हैं, पस प्रेजेंट होती है, कहीं पे पूरा कॉमेडॉन बन जाता है जो पूरा स्वेलिंग होती है और आपको फील होता है कि स्किन के नीचे भी एक बाकायदा बल्ज बना हुआ है। ठीक है, कई दफा नोड्यूल की फॉर्म में होगा और कई दफा सिंपल पिंपल होगा जिसमें वाइटिश भी कोई चीज नहीं है, उसमें पस भी नहीं है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है। डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंटेशन हो सकती है एक्ने की डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें करती है वो कोमेडोजेनिक एक्ने करती है, बाकी सिंपल एक्ने तो जो है वो सिर्फ आपको इरिटेट करती है और विद टाइम रिजॉल्व हो जाती है। कोमेडोजेनिक एक्ने जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ज्यादा एक्टिव एग्रेसिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। नाउ व्हाट इज योर कॉमेडॉन? अभी साइड पे डायग्राम को जरा गौर से देखो। कॉमेडॉन आर बेसिकली योर क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स इन द स्किन व्हिच कैन बी ओपन और क्लोज्ड। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो जो आपकी स्किन यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने आपको भी पहले दिखाया था कि किस तरह आपकी डर्मिस के अंदर आपका हेयर फॉलिकल होता है, हेयर फॉलिकल के साथ आपके सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग होती है जो सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है और वहां से सीबम निकल के हेयर फॉलिकल के साथ आपकी स्किन पे जा रहा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे केराटिनोसाइट्स जो आपकी स्किन पे लगे हुए हैं
इनकी प्रोलिफरेशन होती है, इनकी हाइपरट्रोफी होती है, और समहाउ आपके ये जो केराटिनोसाइट्स हैं ये क्लॉग कर देते हैं आपके हेयर फॉलिकल को। अब जब आपका हेयर फॉलिकल यहाँ पे डेड स्किन सेल्स की वजह से क्लॉग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जो भी सेबेशियस आपकी सिक्रीशन है वो यहाँ पर स्किन के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी और एक थिकनिंग सी बनना शुरू हो जाएगी जो पेनफुल टू टच है। दूर से थोड़ा सा आइडिया होता है, रेड सा उसका हेड होता है, बट बेसिकली वो स्वेलिंग सी होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे छोटी सी कोई गिल्टी बनी हुई है। तो दैट इज कॉल्ड योर कॉमेडॉन। और अब आपने ये देख लिया है कि कॉमेडॉन की फॉर्मेशन कैसी होती है। दिस इज अनदर डायग्राम विच शोज यू हाउ योर कॉमेडॉन इज फॉर्म। अर्ली कॉमेडॉन में क्या हो रहा है, कैसे आपकी वहाँ पे स्लोइंग ऑफ स्किन हो रही है, और ये देखो वो स्किन कैसे शेड होके, केराटिन शेड होके आपकी इस ओपनिंग को क्लॉग कर देता है या ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद फिर ये जो सीबम सिक्रीट होता है वो यहाँ पर इस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन सम इंस्टेंसेस, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, आपकी स्किन के ऊपर ऐसे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो नॉर्मली आपको हार्म नहीं करते, लेकिन अगर वो आपकी केराटिनोसाइट्स के साथ इस हेयर फॉलिकल के अंदर क्लॉग हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। और ये लास्ट वाली डायग्राम में देखो, जब आपका लेट कॉमेडॉन जो है वो इन्फ्लेम होकर नोड्यूलर सिस्ट की फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल एक बड़ा सा नोड्यूल बन गया है जो एक्चुअली वो आपको गिल्ट की फॉर्म देता है। और वो ये देखो कि उसके अंदर कितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और फिर अल्टीमेटली ऊपर स्कारिंग भी होना शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर? अब आइडिया हो गया है कि जो आपको एक्ने बन रही है वो किन स्टेजेस से गुजर गुजर के बनती है। ओके, जो सिल्फर सल्फर डायाजीन वाली बात कर रहे हो बच्चे, ये दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, क्रीम फॉर्मुलेशन में भी होती है, ऑइंटमेंट में भी होती है। मैंने अभी आपका क्वेश्चन देखा है यहाँ पे। दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्ने। नाउ इन सम पीपल, जिसको हम सिंपल एक्ने करते हैं, वो अर्ली कोमेडोजेनिक स्टेज में ही जाकर स्टॉप हो जाती है, और जब हमारी बहुत सिवियर एक्ने होना शुरू होती है तो अनफॉर्चुनेटली वो नोड्यूलर सिस्ट्स में आ जाती है। और ये वो स्टेज होती है जिसमें सिर्फ टॉपिकल प्रेजेंटेशन हमें हेल्प नहीं करती, हमें सिस्टेमिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। हम साथ में एंटीबायोटिक सिस्टेमिकली यूज करते हैं ताकि इस इन्फ्लेमेशन को हम खत्म कर सकें या क्योर कर सकें। As far as your simple acne is concerned, एक्ने, अच्छा एक्ने हो क्यों रही थी? बहुत से मिथ्स हैं एक्ने के बारे में, ऑयली फूड से होती है, ये होती है, बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं दिस इज रॉन्ग, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट व्हेनेवर आई यूज मोर ऑयली फूड्स, इस तरह की चीजें, तो उसके बाद एक्ने का आउटब्रेक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर नट्स का ओवर यूज करते हो तो वो भी जो है वो आपकी, अब होता बेसिकली क्या है कि सब एलिमेंट्स खुद जाके एक्ने नहीं बन जाते, ये आपकी सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन को ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्ने अकर्स ड्यू टू ऑल्टरेशन इन योर पाइलोसेबेशियस यूनिट्स। स्किन का वो यूनिट जिसमें आपका हेयर फॉलिकल है और आपका सेबेशियस ग्लैंड है, उसको हम कहते हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट। एंड्रोजेंस, जो आपको प्यूबर्टी के अराउंड एक्ने बहुत ज्यादा होती है, जिस वक्त आपके गॉनेडल हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो एंड्रोजेंस भी क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द सेबेशियस ग्लैंड्स, दे बाय प्रोड्यूसिंग सीबम दैट लीड्स टू फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। सीबम की ओवर प्रोडक्शन से ही वहाँ पे कैरेटिनाइजेशन ज्यादा होती है, और वही कैरेटिन यूनिट्स जो हैं वो स्लो ऑफ होके आपके हेयर फॉलिकल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और एक्ने को प्रोवोक करते हैं। Propionobacterium acnes is sort of bacteria which is part of your normal skin flora, and it can enter the clogged pore and multiply and cause the redness and inflammation leading to papillary, pustulary or cystic acne. ये कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है जो एक्ने से रिलेटेड है। इसके अलावा जितने भी आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो सबके सब आपकी टॉपिकल इन्फेक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने बाकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना। दिस इज ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव रॉड, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्निस जिसका नाम है। ठीक है, ड्रग्स यूज्ड इन एक्ने, अगर हम बात करें ड्रग्स यूज्ड इन एक्ने, कॉमनली हम आजकल क्या कर रहे हैं, वी हैव अगेन बिकम एजुकेटेड एंड वी हैव रिजॉल्व टू यूज इन टॉपिकल एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, और उसी से केयर कर रहे हैं। लेकिन प्रीवियसली क्या हो रहा था, अभी भी कुछ रिजीम्स में जहाँ बहुत एक्सटेंसिव एक्ने होती है तो हम ये बाकी चीजें यूज करते हैं। वेल प्रीवियसली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि रेटिनॉइड्स, बेंजोइक एसिड, एजोलाइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब चीजें यूज हो रही थी एक्ने की मैनेजमेंट के लिए। अभी भी जो आप प्रिपरेशंस एक्ने के लिए यूज कर रहे हो, तो आई एम श्योर अगर आप उसके नीचे देखोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ ये सब चीजें जो है ये कॉम्बिनेशन में यूज हुई हैं। ठीक है,
रेटिनॉइड्स क्योंकि हम पहले कहीं नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने रेटिनॉइड्स पे यहाँ पे फोकस किया है। बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो हम उनके रिलेटिव टॉपिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। रेटिनॉइड्स आर बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, सोराइसिस एंड ओवरऑल फोटो एजिंग। फोटो एजिंग बेसिकली क्या होता है, जो एज के साथ साथ आपको मेलाज्मा होना शुरू हो जाता है ना, लाइट का रिएक्शन शो होता है, उसको भी हम कहते हैं फोटो एजिंग। रेटिनॉइड्स की आगे फर्दर जनरेशंस हैं जिसमें ट्रेटिनोइन आ जाती है जो उसकी फर्स्ट जनरेशन में आएगी। फिर उसकी सिस्टेमिक आइसोट्रेटिनाइन आती है जो सिवियर सिस्टिक एक्ने में हम लेते हैं। इफ एनीबडी हैज टेकन इट, आपको कहा गया होगा कि ये एप्लीकेशन आपने रात के टाइम करनी है, अंधेरे में करनी है, लाइट के साथ नहीं करनी, क्योंकि जब आप आइसोट्रेटिनाइन यूज कर रहे होते हो या आप रेटिनोइक एसिड यूज कर रहे होते हो तो स्किन पिगमेंटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अंडर यूवी रेडिएशन। तो वी आस्क द पेशेंट टू अवॉइड यूवी रेडिएशन। इनफैक्ट नहीं है, जो घर के अंदर लाइट यूज होती है वो भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो इस हाँ, लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन इज वेल, यू आर राइट। तो बेसिकली ये रेटिनोइक एसिड का ये यूज है। थर्ड जनरेशन में आपकी एडाप्लिन है, टेजेरोटीन है, ये ज्यादा इफेक्टिव है, कम इरिटेटिंग है और ये दोनों एक्नीज में यूज होती हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्नी में भी और कोमिडोनल एक्नी में भी। ये देखो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ऑफ एक्नी, इसमें से पसंद कर लें कि आपको कौन सी वाली एक्नी रह चुकी है। सिंपल एक्नी, थोड़ी सी पस्चुलर एक्नी हो रही है यहाँ पर उसको, और यहाँ पर आप देखोगे कि वो पस्ट्यूल कॉमिडॉन्स जो हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कॉमिडॉन्स थे, और इस वाली लास्ट वाली पिक्चर में आप देखोगे कि वो किस तरह से नोड्यूल्स बन चुके हैं, मोटी मोटी स्वेलिंग्स बनी हुई हैं जिसमें ऊपर छोटा सा हेड है और नीचे जो है वो सोयर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ योर सेबेशियस ग्लैंड इज देयर। दिस इज योर nodular acne, the most worst stage of your acne. Mechanism of action क्या है आपके रेटिनॉइड्स का? They act on proliferation and differentiation of your keratinocytes और इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा। फर्स्ट जनरेशन जो है वो सीबम प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करती है। वो क्या करेगी, वो एक्ट करेगी बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर और फिर उसके बाद वही जेनेटिक लेवल पे जाके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को इफेक्ट करके ओवरऑल केराटिनोसाइट की प्रोलिफरेशन को ब्लॉक करती है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, जब ये सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगी और पीलिंग होगी। ये वो रीजन है जिसकी वजह से अब क्लिनिकली हम रेटिनॉइड्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप पेशेंट्स को ये कहते हुए सुनोगे, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको आके कहेंगे कि हम डॉक्टर से मेडिसिन लेके आए हैं लेकिन हमारी सारी स्किन ड्राई हो गई है, स्किन पील ऑफ हो रही है, और नेचुरली इस स्टेज के बाद लोग उस ड्रग को यूज करना छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली, कि वो समझते हैं कि हमारी स्किन जो है वो खराब हो रही है। तो दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन टू द प्रोग्रेशन ऑफ योर थेरेपी। सिस्टेमिकली अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल्स में बहुत कॉमन है एक्ने, और ये अराउंड आपकी प्यूबर्टी और अराउंड चाइल्ड बेयरिंग एज ही ज्यादा होती है जब आपके गोनेडल हार्मोन्स जो है वो फुल एक्टिविटी पे होते हैं, और इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज करती है कि दे आर सिवियरली टेराटोजेनिक इन नेचर, जिस वजह से प्रॉपर हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज द रीजन मेनी डर्मेटोलॉजिस्ट्स नाउ अवॉइड यूजिंग रेटिनॉइड्स बिकॉज पेशेंट जो है वो कंप्लायंस प्रॉपर शो नहीं करता एंड दे कैन बी severely treated, even your topical ones। उसके बाद भी हम केयर करते हैं कि हम पीरियड कम होता है, विंडो पीरियड कम होता है टॉपिकल प्रिपरेशन का, बट सिस्टेमिक प्रिपरेशन का तो विंडो पीरियड ओवर मंथ्स एक्सटेंड करता है, जो हमने बीच में गैप देना होता है बिफोर प्रेगनेंसी। That's all you need to know about retinoids at this stage. सेकेंड प्रिपरेशन जो आपकी एंटी एक्ने प्रिपरेशंस का कंपोनेंट है वो है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। Benzoyl peroxide is considered as a first-line agent for mild to moderate acne with no inflammation. Mind you, here we are talking about the acne जिसके अंदर कोई pus formation नहीं हुई हुई। इसमें हम nodular acne की बात नहीं करें, pustular acne की बात नहीं करें। ये जो हमारी शरीफ सी acne है इस डायग्राम में जो सबसे पहले शो हुई हुई है, इसमें हम इस वाली acne की बात कर रहे हैं जिसमें inflammation नहीं है, जिसमें redness बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये बिल्कुल लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें वाटर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये उसी आपके बैक्टीरिया को बेसिकली लोकली जो है वहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुई हुई, ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेगी, ये एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे एक्ट करेगी टॉपिकली और वहाँ पे ही उसको किल करके आपकी इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगी। दिस इज प्रिवेंटिव टू योर इन्फ्लेमेशन, नॉट क्यूरेटिव टू योर इन्फ्लेमेशन। और नेचुरली जब जितने भी एंटीसेप्टिक्स हम यूज करते हैं वो स्किन ड्राइनेस कॉज करते हैं, वो स्किन की पीलिंग भी कॉज कर सकते हैं और वो लोकलाइज्ड इरिटेशन भी कॉज करते हैं।
बेंजेक AC के नाम से ये एक प्रिपरेशन जो है ये आती है। इसके अलावा आपके बहुत से जो फेस वॉशेस हैं, जो एंटी एक्ने फेस वॉशेस हैं, उनका एक कंपोनेंट है। तो इफ यू हैव अ फेस वॉश एट होम विच यू आर बीइंग यूजिंग फॉर एक्ने, तो अपने उस फेस वॉश की प्रिपरेशन को जरा पीछे से पढ़िएगा, तो उसका एक कंपोनेंट बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर बेंजोइल पेरोक्साइड, अब सब चीजों की डिटेल्स आपने याद नहीं रखनी, सिर्फ आपने याद रखना है कि ये नाम आपको कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज हो रहे हैं। Then the next one is your salicylic acid. Salicylic acid is used for the treatment of mild acne. और ये क्या है, ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में होगा, फेस वॉशेस का कंपोनेंट होगा, कई मेडिकेटेड ट्रीटमेंट पैड्स का कंपोनेंट होगा। इसका भी काम टॉपिकल है। ये भी क्या करता है, ये पाइलोसेबेशियस यूनिट को पेनिट्रेट करेगा और वहां से स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। अब हमने बात की थी, एस्टैब्लिश किया है कि एक्ने के पैथोजेनेसिस में वहां पे केराटिनोसाइट्स की एक्यूमुलेशन और केराटिनोसाइट्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर ये वहाँ पे एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन करे, वहां से स्किन को जो है पील ऑफ कर दे, रिमूव कर दे, तो अल्टीमेटली वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीव हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वहाँ पे टॉपिकली एक्ट करता है माइल्ड एक्ने में, इसलिए कि अगर इन्फ्लेमेशन बहुत डीप रूटेड है तो एंटीबायोटिक के बगैर वो इन्फ्लेमेशन क्योर नहीं होगी। माइल्ड सिचुएशन में जो है, अगर इन्फ्लेमेशन सिंपली एंटीसेप्टिक से कंट्रोल हो सकती है, तो उस सिनेरियो में सिर्फ उस लेवल की एक्ने तक हम इसको यूज करते हैं। वंस अगेन, जो लोग एक्ने प्रोन स्किन रखते हैं, हमने अब सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड सिर्फ उसके टॉपिकल प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एक्ने के लिए देते हैं। जो एक्टिव एक्नी है उसको हम एंटीबायोटिक से क्योर करते हैं, और साथ में उसको जो फेस वॉश रिकमेंड करते हैं, ये उसका कंपोनेंट होता है ताकि फ्यूचर में एक्नी फॉर्मेशन ना हो। देन इज योर एजेलाइक एसिड, ये फिर एक एसिड है, अगेन उसका काम वही होगा जो एंटीसेप्टिक नेचर होती है, कि वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लोकलाइज्ड सुपरफिशियल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होगा, करेगा, एंटीसेप्टिक रोल होगा, केराटिनाइजेशन को प्रिवेंट करके लोकल एक्सफोलिएशन कॉज। जितने भी एसिडिक नेम जिनके नाम के साथ एसिड आ रहा है, वो उनका काम सिंपल यही है कि वहाँ पे आपकी टॉपिकल मैनेजमेंट कॉज करे। ठीक है, ये भी आपके फेस वॉश की जो है उसका कंपोनेंट होता है, या आजकल जो एंटी एक्नी सोप्स आ रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स अब एंटी एक्नी सोप आपको रिकमेंड करते हैं, ये उसका भी कंपोनेंट होता है। एंड नाउ टू द फार्माकोलॉजिकल पार्ट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। कौन कौन से एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आप में से कोई यूज कर रहा हो एक्नी के लिए, क्या यूज किया आपने? क्विकली, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एक्नी, कुछ और भी पढ़ना है हमें। डॉक्सीसाइक्लिन, एक्सीलेंट। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ओरली हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, और टॉपिकली सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग यूज हो रही है आजकल? एंटीबायोटिक। एनीबडी? फ्यूसिडिक एसिड के अलावा क्लिंडामाइसिन, वेरी गुड। या आपको जब क्लिंडामाइसिन पढ़ाई थी तब भी बताया था, यस डिफरेंट डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग डिफरेंट मेडिसिन, यस फ्यूसिडिन भी यूज हो रही है, लेकिन बेटा जो ज्यादा कॉमनली आजकल टॉपिकल एप्लीकेशन में यूज हो रही है वो क्लिंडामाइसिन है। क्लीना जेल के नाम से पहले आती थी, आजकल भी कुछ, मुझे नाम एग्जैक्टली जहन नहीं आ रहा, इस वक्त लोशन की फॉर्मुलेशन में आ रही है, वो भी क्लिंडामाइसिन है। ओरली पहले हम एजिथ्रोमाइसिन भी यूज करते रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन भी यूज करते रहे हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब हो रही है ड्रग, वो है आपकी डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो अगर आप आजकल की प्रिपरेशन देखोगे तो वो आपकी ओरल डॉक्सीसाइक्लिन और टॉपिकल क्लिंडामाइसिन होगा, और साथ में आपको वो दे देंगे कोई भी न्यूट्रोजिना टाइप फेस वॉश जिसके अंदर आपकी यही एजेलाइक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड जो है वो कंपोनेंट्स होंगे, और इस कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ आप एक एक्ने के पेशेंट को क्योर करोगे। ठीक है, आई होप एक्ने अब तक सबकी समझ में आ गई होगी कि हम ये सारी चीजें क्यों दे रहे हैं। कुछ एक्ने फॉर्मुलेशंस में मिनोसाइक्लिन भी यूज होती रही है, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि अब आजकल जो है हम क्लिंडामाइसिन फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन एंड डॉक्सीसाइक्लिन फॉर oral preparation use करते हैं. That's all we need to know about acne at the moment. Next most common problem we are having are for your dermatological issues, वो है आपके ectoparasites, parasitic infections of skin. कौन कौन सी parasitic infections होती हैं? Any names? लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं इस वक्त, and they are, whose action is comparatively slow? Manu, I'm sorry I didn't get your question. Did I say somewhere that action is comparatively slow? Whose action is comparatively slow?
Okay, yes, you're right, girls. Scabies, anything else other than scabies? बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, क्या है, कौन सा एक्टोपैरासाइट है, क्विकली? लाइस। देखो यहाँ पे जब बात आई है तो फिर दूसरी साइड से जवाब आया, यस, हेड लाइस, पेडिकुलोसिस जिसको हम कहते हैं। पेडिकुलोसिस और स्केबीज जो हैं वो मोस्ट कॉमनली अकरिंग एक्टोपैरासिटिक डिजीजेज हैं एंड दे आर वेरी वेरी बॉदरसम। ठीक है, हाँ, डेलोसिन-टी, एग्जैक्टली ये नाम था जो मैं यूज कर लेना चाह रही थी। बेटा क्लिंडामाइसिन, ये बात सिर्फ वही है कि अगर वो बहुत अपना इफेक्ट देर से ला रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सिस्टेमिक एजेंट की उसके साथ जरूरत है। अगर सिर्फ टॉपिकल एजेंट से क्योर हो जाना होता तो बहुत थोड़े से यूज के साथ ही वो आपकी एक्ने जो है वो वहीं पे रिजॉल्व हो जानी थी। तो अगर आप उसको एक ओरल एजेंट के साथ सपोर्ट करोगे डेलोसिन टी की प्रिपरेशन को, तो फिर आप देखोगे कि इफेक्ट ज्यादा जल्दी आ जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्या हो रहा है जी, पेडिकुलोसिस को और लाइस को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तो सबसे जो कॉमनली चीज यूज हो रही है वो परमिथ्रिन यूज हो रही है। परमिथ्रिन जो है उसी की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं। स्केबीज में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा कर देते हैं, हेड लाइस में हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम रखते हैं। इसके अलावा कुछ और पायरेथिन्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जब एएनएस पढ़ा था तो हमने पैराथायोन और मेलाथायोन वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो आपके जो एंटी लाइस एजेंट्स हैं उसमें इसकी भी डाइल्यूटेड कॉम्बिनेशन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पैरा वो मेलाथायोन पैराथायोन वाली जो फैमिली है उसकी भी, ठीक है, उसमें हमें याद होगा मेलाथायोन शायद मैन में जो है वो टॉक्सिक था और पैराथायोन वाज बीइंग यूज्ड इन ह्यूमंस। आई स्टिल डोंट रिमेंबर इट प्रॉपर्ली, एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। सी हाउ फार्माकोलॉजी इज वॉलेटाइल है, मेरे भी दिमाग से उड़ जाती है। देन नेक्स्ट एजेंट जो आपके पैरासिटिक डिजीजेस के लिए यूज होता है दैट इज योर प्रोटामेटॉन। वो भी आपका स्केबीसाइडिक एजेंट है, एंटीप्यूरेटिक एक्शन भी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन नहीं है। सल्फर प्रिपरेशन, बेटा जो आप सल्फर ऑइंटमेंट बनाते हो पहले ये बहुत कॉमनली यूज होती थी और आपको स्केबियन लोशन के नाम से आती थी, वो भी आपकी सल्फर प्रिपरेशन थी। लेकिन अब जो है वी हैव बेटर ऑप्शंस। तो अब आप जो लेटेस्ट लोशन अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, अगर आप लेटेस्ट आपने किसी को स्केबीज के लिए कोई लोशन प्रिस्क्राइब किया हो या किसी के घर में कोई क्रीम हो, मेड्स में हम यूजुअली यूज करते हैं, तो हम वी अज्यूम दैट वी आर मोर हाइजेनिक पीपल और हमें स्केबीज की अकरेंस कम है रिलेटिवली। जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे स्केबीज ज्यादा कॉमन है। तो उस सिनेरियो में आप देखोगे कि आज स्कैब फ्री के नाम से स्केबीज का लोशन आ रहा है जिसके अंदर सल्फर की बजाय आइवरमेक्टिन और प्रोटामेटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप साथ सपोर्ट करते हो ओरल आइवरमेक्टिन से। आइवरमेक्टिन कहाँ पढ़ी है हमने? आइवरमेक्टिन हम पढ़ के आए हैं बच्चों, वेयर? कम ऑन, कोरिलेट करना सीखें, याद रखा करें कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। एंटी हेलमेंट्स में, नॉट एन एंटी फंगल्स, एंटी हेलमेंट्स। ठीक है, ये वही आइवरमेक्टिन है और बेटा यही आइवरमेक्टिन आजकल आप कोविड-19 की ट्रीटमेंट में भी देख रहे होंगे। इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया तो जो डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो ये कहते हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन नहीं है, बट समहाउ आपके इन वीवो जो प्रैक्टिकल, यस कोरोना में यूज है, मैं वही बता रही हूँ, वो कहते ये हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोन नहीं है बट समहाउ आइवरमेक्टिन हैज शोन टू डिक्रीज वायरल लोड। जब उन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं तो आइवरमेक्टिन देने से समहाउ वायरल लोड जो है वो एकदम से डिक्रीज होता है, वायरल की मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिक्रीज होती है। तो वो एग्जैक्टली आपके कोरोना को करेक्ट नहीं करती, लेकिन आप ये अज्यूम कर लो कि अगर आपके पेशेंट के अंदर, एग्जांपल दे रही हूँ कि पहले 2000 वायरस है तो 24 घंटे के बाद उसमें 1000 वायरस रह जाएगा। तो और अगर आप ये देखो कि वायरल लोड पेशेंट का डिक्रीज होगा तो उसकी क्लिनिकल कंडीशन इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी इस पे रिसर्चेस तो बाद में होंगी। मैं हम जब बात करते हैं सीएनएस की भी, और मैं बहुत सी ड्रग्स में आपको ये कहती होती हूँ कि ये ड्रग्स जो हैं वो रिट्रोग्रेड मैनर में बनी है। तो मीनिंग इज कि पहले ड्रग जो है वो डिजीज को क्योर करती है और उसके बाद हम पीछे की तरफ जाकर ये ढूंढते हैं कि अगर इसने इस डिजीज को क्योर किया है तो कैसे किया। तो ये जो रिट्रोग्रेड डिस्कवरीज होती हैं ये यूजुअली एक्सीडेंटल होती हैं, जैसे यहाँ पर हो रही है। अब कोरोना तो एकदम से आ गया, तो अब हमने क्या करना है कि जो चीजें आज यूज हो रही हैं और जो शो कर रही हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन भी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी और अब आजकल आइवरमेक्टिन भी, दे आर प्रूविंग बेनिफिशियल विदाउट एग्जैक्ट नोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम बाद में रिसर्च करके देखेंगे कि ये बेनिफिट क्यों आया। और जो नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी है वो ये होती है कि हम एंटीरोग्रेड मैनर में, यानी हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये डिजीज है और फिर बाकायदा ड्रग बना बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसको इस ड्रग से कैसे क्योर करेंगे और इस ड्रग से कैसे क्योर करेंगे।
या अगर हम सोचते हैं कि वायरस है तो हम ऐसी ड्रग ढूंढेंगे जो उसकी वायरस की प्रोलिफरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए इफेक्टिव हो। तो वो होता है नॉर्मल प्रोग्रेशन, और जब हम पहले डिजीज क्योर कर लें और बाद में ढूंढें कि कैसे क्योर किए हैं, तो वो होता है रिवर्स पैटर्न या रिट्रोग्रेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ड्रग्स। लेकिन आइवरमेक्टिन बहरहाल अब किसी को नहीं भूलेगी। कुछ अर्से पहले तक लोगों को इसका नाम भी नहीं आता था, बट नाउ एवरी अदर पर्सन इज लुकिंग फॉर आइवरमेक्टिन। ये है जी आपकी स्केबीज की प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो टॉप वाला आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, स्केबीज यूजुअली इतनी विजिबली प्रेजेंट नहीं करती, ये तो बहुत सुवेयर है। यूजुअली नेकेड आई से आपको स्केबीज नजर नहीं आएगी। आप सिर्फ हिस्ट्री से देखोगे कि आप देखोगे कि पेशेंट को इचिंग की प्रॉब्लम है, आपके पास कोई नोन कॉज ऑफ इचिंग नहीं है, और वो पेशेंट कहेगा कि इचिंग जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है एट नाइट, देन पेशेंट इज गोइंग टू से कि इचिंग हो रही है उसको हिडन एरियाज ऑफ बॉडी में, यानी बिटवीन द फिंगर्स, बिटवीन द टोज, इन योर अंडर आर्म्स, पिट्स में, उन एरियाज में जहाँ पे नॉर्मली हाइजीन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हेड लाइस है, वो बालों में क्यों रहती है? क्योंकि वो ज्यूम करती है कि वो वहां नजर नहीं आएगी। सिमिलरली जो आपका स्केबीज का पैरासाइट है, वो भी ट्राई करता है कि वो बॉडी पे विजिबल ना हो। अगर वो विजिबल होगा तो ह्यूमन बींग तो उसको मार देंगे, तो वो बॉडी में हिडन एरियाज फाइंड करने की कोशिश करता है, वहां पे बरोज बना के वो रहता है और हमें नॉर्मल सिनेरियो में नजर नहीं आता। रात के टाइम व्हेन द पेशेंट इज एट रेस्ट, तो उस वक्त वो बाहर निकलेगा और इचिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उस सिनेरियो में हम फिर अज्यूम करते हैं कि पेशेंट को स्केबीज है। एंड द रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर ऑफ हेड लाइस एंड सिवियर पेडिकुलोसिस। आई एम श्योर यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस एट वन स्टेज ऑफ योर लाइफ। जितना मर्जी आप कहें, हम सब बचपन में इस स्टेज से गुजर के यहाँ तक आते हैं। And next, after your parasitic diseases, the next area of concern is your agents used for pigmentation. पिगमेंटेशन जो कॉमनली फीमेल्स में होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेकल्स, और जब वो ज्यादा कन्वेलेसेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम कहते हैं मिलाज्मा। और अगर हम हाइपर पिगमेंटेशन की सिस्टेमिक डिजीजेस की बात करें, तो वो विटिलिगो के फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे हम कौन सी वाली एजेंट्स यूज कर रहे हैं, बस आपने नाम, पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स में जो ड्रग्स यूज होती हैं वो बेसिकली हाइड्रोक्विनोन फॉर्मुलेशंस हैं जो वाइटनिंग कॉज करती हैं, और उनका प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो परमानेंट हाइपोपिगमेंटेशन कॉज कर देती हैं। यानी आप देखोगे पेशेंट ने कि उसका मेलाज्मा तो चला जाएगा, लेकिन डार्क स्किन पैच की बजाय लाइट स्किन पैच होगा। नाउ नॉर्मली हम अपनी स्किन को इवन टोन देखना चाहते हैं, हम लाइट स्किन पैच भी नहीं देखना चाहते और डार्क स्किन पैच भी नहीं देखना चाहते, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। इसके अलावा रेटिनॉइड्स जो आपने एक्ने में यूज किए हैं, वो भी पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन को वो प्रिवेंट करते हैं और आपके जो हाइपर पिगमेंटेड पैच है उसको क्लीन करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि फ्रेकल्स के पेशेंट को भी कहा जाता है कि ये आपने सिर्फ स्किन के उस एरिया पे लगाना है जो डार्कन है, लाइट उसको लाइट एरिया पे नहीं लगाना। विटामिन सी बेस्ड प्रिपरेशंस भी आ रही हैं क्लिनिकली, जो आप में से कई लोगों ने यूज भी की होंगी डर्मेटोलॉजी में। वो भी विटामिन सी बेस्ड प्रिपरेशन के बारे में भी यही कहा जाता है कि आपने हाइपर पिगमेंटेड पोर्शन पे लगाना है, नॉर्मल स्किन के ऊपर उसको नहीं लगाना। इफ द पिगमेंटेशन डिसऑर्डर इज लाइक हाइपोपिगमेंटेशन जैसे विटिलिगो में होता है, तो उसकी फिर डिफरेंट है ट्रीटमेंट होते हैं, वो रिलेटिवली डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं, उसमें हम डेप्थ में नहीं जाते। हाइड्रोकिनोन क्या करता है? हाइड्रोकिनोन सिंपली क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा मेलानिन की फॉर्मेशन को। मेलानिन वी ऑल नो कि जो आपकी पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है वो मेलानोसाइट used in prevention your दिस वन मोर देन इनफ फॉर यू। पिगमेंटेशन है, इसमें डार्क पोर्शन प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लाइट पोर्शन प्रॉब्लम है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोपिगमेंटेशन। दिस फोर्थ पिक्चर इज आल्सो ऑफ विटिलिगो। जबकि अगर आप ये सेकंड पिक्चर देखो जो कि यूजुअली कैकेशियंस में होती है यानी लाइट स्किन पीपल में होती है, तो इनमें फ्रेकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है यूवी रेडिएशन, जो उनका टी एरिया बनता है फेस के ऊपर या आपके चीक बोन्स में, और जो आपके नोज की ब्रिज है वो
एरिया होता है, वो डार्क स्किन एरिया होता है। बेसिकली दिस इज हाइपरपिगमेंटेशन। नेक्स्ट फोलिएट स्किन डिजीज जिसको हम सोराइसिस, दूसरों को भी पता होता है कि अगर वो स्किन के ऊपर कोई भी लगा लें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें, स्किन को मॉइस्ट रखें, तो शायद वो माइल्ड केस मैनिफेस्ट भी नहीं होता। सोराइसिस की जेनेटिक मैनिफेस्टेशन है, इसकी जेनेटिक रीजनिंग है, तो ये अंडर स्ट्रेस जो है वो ज्यादा मैनिफेस्ट होगा, ये साइकोलॉजिकल रीजन से इफेक्ट होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू रन इन फैमिलीज। ठीक है, इसमें इंक्रीज्ड एपिडर्मल प्रोलिफरेशन होती है, स्किन की एपिडर्मिस इतनी ज्यादा बन जाती है। आई एम सॉरी बेटा, आई कांट हेल्प द वॉइस डिस्टॉर्शन, unfortunately this voice distortion is related to internet, I can't help it, and unfortunately I just have 10 minutes left, so I'll try to talk slowly so that the distortion is less. If I'm talking of psoriasis I just said is a common skin disorder and it manifests epidermal cell proliferation. स्किन में कई लोगों में psoriasis फुल बॉडी को इन्वॉल्व करता है, कुछ पेशेंट्स में एक्सटेंसर सर्फेसेस ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करता है। So the extensor surfaces, I'm so sorry, okay fine, but I didn't say there is voice distortion, and the distortion is not adverse effect of any drug I have talked about so far. Okay, so it's very interesting if you thought they are actually saying that my voice is distorted. Psoriasis appears to have a genetic origin. मैंने अभी पहले भी ये बात डिस्कस की, तो बेसिकली मैनिफेस्ट होती है बिकॉज इट इज linked to your T cell mediated immune response. ठीक है, तो इसलिए ये फैमिलीज में रन करती है, you never know if one person in the family has psoriasis, the other one can also have it. Mild to moderate psoriasis which can be managed नहीं होता, वो उसको नॉर्मल मैनेजमेंट से, सिंपल स्किन टेक्निक से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जिनको सिवियर केसेस ऑफ सोराइसिस होते हैं उसमें हमें फिर फोटोथेरेपी भी करनी पड़ती है, मीथोट्रेक्सेट व्हिच इज योर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अगर आपको क्लिनिकल यूजेस ऑफ मीथोट्रेक्सेट का क्वेश्चन याद हो तो आपको याद होगा कि इम्यूनोसप्रेशन के लिए जब हम यूज कर रहे थे या जेनेटिक डिजीजेस में जब हम यूज कर रहे थे, तो सोराइसिस वाज आल्सो वन ऑफ द डिजीजेस बिकॉज सोराइसिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो सिवियर केसेस में हम मीथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पिरिन यूज करते हैं, बट यूजुअली हम रेटिनॉइड से, केराटोलिटिक एजेंट से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से और सिंपल हाइड्रेशन से ही सोराइसिस को मैनेज कर लेते हैं। वेजलिन के साथ आप स्किन को हाइड्रेटेड रखते हो और आपका सोराइसिस मैनेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके याद रखने के लिए एमसीक्यू, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स फॉर सोराइसिस। केराटोलिटिक एजेंट्स कौन से हैं, मैं ऑलरेडी आपको उनके नाम एक्टिनी में बता चुकी हूँ, जो आपके एसिडिक कंपोनेंट्स से, जो आपके सैलिसिलिक एसिड, योर बेंजोइल पेरोक्साइड एंड योर एज़िलिक एसिड बेस एजेंट्स थे। ठीक है, तो उनकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे रेपिटेशन। And then the most things have anti-inflammatory and immunosuppressive effect, and they are used for treating many itchy and inflammatory diseases, including your eczema and psoriasis. बहुत ज़्यादा commonly यूज हो रहे हैं। कई दफ़ा आप टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में अलोन यूज करते हो, बहुत सी ड्रग्स में आपको कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। फ्यूसिडिन H अगर आपने यूज की हो, जिसमें फ्यूसिडिक एसिड भी होता है, एंड द H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकोर्टिसोन। इसी तरह आप बहुत सी और एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज कर रहे होंगे। कई दफा एक्ने में भी हम इसको साथ दे देते हैं, कई मतलब कॉम्बिनेशन थेरेपी में। अदरवाइज अगर आपको डर्मेटाइटिस है, किसी भी कॉज का डर्मेटाइटिस है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो साथ आपको इम्यूनोसप्रेशन के लिए साथ ये दे देते हैं। बेटा देखो, डिपेंड करता है कि हमने आउटवे करना होता है किसी भी चीज के बेनिफिट को ओवर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वो बहुत कॉमनली यूज नहीं हो रहा, ये बेसिकली सूदिंग एजेंट के तौर पे यूज होता था, अब हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन जब लोग खुद से अपनी सोराइसिस या ड्राई स्किन को क्योर कर रहे होते थे, तो टार जो है वो बहुत कॉमनली यूज कर लेते थे। अब क्लिनिकली वी हैव सिंस बेटर ऑप्शंस, तो हम अब उसको प्रेफर नहीं करते, बट इन्यूमरेट करने का पर्पस ये है कि ये चीज भी इस पर्पस के लिए यूज की जाती रही है या की जा सकती है। ठीक है,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करते क्या है, हम सबको पता है कि वो एराकिडोनिक एसिड जो है उसकी आगे कन्वर्जन कैस्केड को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोलिफरेशन नहीं होती। डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल हैं। जब आपने स्टीरॉइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो आपने टॉपिकल प्रिपरेशंस के नाम स्पेसिफिकली याद किए होंगे। इसके अलावा जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली इनहेलेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेपरेट पढ़ाए थे। ये कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। फ्यूसिडिन एच जिसका मैंने नाम लिया, फ्यूसिडिक एसिड अलोंग विद हाइड्रोकोर्टिसोन। देन आपके पास डर्मोवेट आती है, बेटाजोल बहुत कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर क्लोट्रीमाजोल प्रेजेंट है, वो आपकी एंटी फंगल एजेंट है, और एंटी फंगल एजेंट के साथ हाइड्रोकोर्टिसोन भी उसके अंदर एडेड है, तो वो हाइड्रोजोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और ये तो बहुत कम नाम है, इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपके पास प्रेजेंट हैं जो कि यूज हो रही हैं टॉपिकली, विच कंटेन योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, बीटामिथासोन होगा तो बेटनोवेट नाम होगा, डेक्सामिथासोन होगा तो डर्मोवेट नाम होगा। इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन में भी प्रेजेंट होगी। फिर अगर हम तो वो वहाँ पे भी होगी। अगर फंगल इन्फेक्शन के कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो वो आपको फिर क्लोट्रीमाजोल के साथ भी मिल जाएगी। मतलब हर टॉपिकल इन्फेक्शन के साथ हम इसको एज अ सप्लीमेंट्री मेडिकेशन एड ऑन कर देते हैं। और जो आपके सिवियर एक्जिमा के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे हम डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं। तो वहाँ पे अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप उसको डाइल्यूट करें 1 पोर्शन ऑफ योर स्टीरॉयड विद योर वेजलिन। वेजलिन के अंदर मिक्स करके हम स्टीरॉयड लगाते हैं ताकि उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज कर सकें। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल लास्ट स्लाइड है, हम थोड़ा सा स्लो हो गए पढ़ते पढ़ते। ट्राइकोजेनिक एजेंट, आई जस्ट वांट यू टू नो द नेम। ट्राइकोजेनिक वर्ड का मतलब, अगर आपको याद हो तो ट्राइको वाज रेफर टू व्हाट, एनीबॉडी? हाइपर ट्राइकोसिस पढ़ा था हमने कहीं, है ना? Anybody who knows what is hypertrichosis? कई ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स में हम hypertrichosis, yes, tricho means hair. When I was giving my MPhil examination तो उस वक्त हमें ट्राइकोजेनिक एजेंट्स पे क्वेश्चन आ गया, एंड बिलीव मी मुझे काफी देर तक वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया दैट आर दे, क्योंकि जब हम एमफिल कर रहे होते हैं तो हम फिजियोलॉजी से, पैथोलॉजी से बिल्कुल दूर होते हैं, और सिंपल फार्मा पढ़ते हुए यूजुअली हम हाइपरट्राइकोसिस पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली काफी देर के बाद मुझे इस आइडिया आया कि ट्राइको हैज समथिंग टू डू विद हाइपरट्राइकोसिस, एंड देन आई ट्राइड टू इन्यूमरेट द ड्रग्स व्हिच वर प्रोड्यूसिंग और स्टिमुलेटिंग द हेयर ग्रोथ इन द बॉडी। तो कहाँ कहाँ हमने पढ़ा था? जब हम लोग सीबीएस में, तो वहां पर मिनॉक्सिडिल वाज अ ड्रग जिसका एडवर्स इफेक्ट ट्राइकोसिस कॉज करती है। और हमने वहां पे आपको ये बात बताई थी कि इसका एक स्पेसिफिक एग्जैक्टली वेजोडाइलेटर इन सीबीएस, और वहां पे हमने आपको ये बात बताई थी कि मिनॉक्सिडिल जो है हम इसको मैनिपुलेट हैं, उसको हम मिनॉक्सिडिल के साथ भी डॉक्टर्स मिनॉक्सिडिल स्प्रे ऑफर करते हैं ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो मिनॉक्सिडिल स्प्रे जो है वो वन ऑफ द वेरी कॉमन ट्राइकोजेनिक एजेंट है। इसके अलावा फिनास्टेरॉइड व्हिच इज योर हार्मोन, ये भी बहुत सी प्रिपरेशंस में प्रेजेंट होता है, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। वो प्रिवेंट करेगा टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन मेल एंड्रोजेनिक को
किस तरह से मेल पैटर्न बाल्डनेस को ब्लॉक करके, यस बेटा वी लॉस्ट द कनेक्शन फॉर अ व्हाइल, ठीक है। हम मिनॉक्सिडिल की बात कर चुके थे। फिनास्टेरॉइड जो है वो एंड्रोजेनिक हार्मोन सिंथेसिस और कन्वर्जन को प्रिवेंट करती है, एंड वी जस्ट टॉक कि अगर हम फिनास्टेरॉइड देंगे तो पेशेंट के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं होगी, विच इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ योर एंड्रोजेनिक हार्मोन, ठीक है। ये है आपकी मेल पैटर्न बाल्डनेस। दूसरा कनेक्शन फॉर रोस्टर फॉर द नेक्स्ट वीक टुमारो, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं उसको अपने हिसाब से खुद ही फिल इन कर दूंगी। सो इफ यू नीड सम टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड, काइंडली गेट इन टच। थैंक यू वेरी मच।